अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक सवाल आज मैं आप तमाम तो लोगों से पूछना चाहती हूँ और वो ये कि आप लोगों की नज़र में एक कामयाब ज़िंदगी, एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान, एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का टारगेट आप लोगों ने क्या सेट किया हुआ है? आप लोगों के नज़दीक एक अच्छी, शानदार, कामयाब, ज़बरदस्त ज़िंदगी की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं से पुरानी जनरेशन्स के हवाले से बात करूं तो उनको होता था कि भाई ये है कि बच्चे हमारे अच्छे, एक अपनी छत हो, 2 वक्त की रोटी में अच्छी खाने को नसीब हो जाए, रिज़्क़ हलाल हो और बस घर में सुकून हो, इतनी सी चीज़। अपने पेरेंट्स को देखें तो उनकी भी ख्वाहिश होती थी, वो कहते थे जी अपना घर होना चाहिए, बच्चे हमारे अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के पढ़े हुए हों, बच्चों की अच्छी जॉब सेट हो जाए और बच्चों की अच्छे घरों में शादियां हो जाए और बच्चों को हम एक अच्छी अमाउंट में कोई ना कोई या गोल या कुछ ना कोई ऐसी सिक्योरिटी दे दें ताकि उनको फिर लगे कि हाँ अब अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो गए हैं, तो ये हमारी कामयाब ज़िंदगी कि हमारे बच्चे अपनी अपनी फील्ड में सेटल हो गए हैं। ये तो हो गया। हम अगर अपनी बात करें तो अगर हमारा जो गोल है, तो हमारा गोल क्या होता है चले भी, क्योंकि हमें पता है कि हमने काम करना है और काम क्यों करना है? क्योंकि हमें अपनी लाइफ को कहते हैं ना सही तरीके से हम इंजॉय करना चाहते हैं। हमें लगता है जी हमारे जो बुजुर्ग थे और उन्होंने क्यों टारगेट सेट नहीं किया कि वो भी दुनिया घूमते। हमारी ज़िंदगी में टारगेट आ गया जी कि हमने कमाना है और चाहे हमारी सेहतें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो लेकिन नहीं, हमने अच्छा कमाना है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाने चाहिए और हमें भी साल का कोई ना कोई एक अच्छा टूर जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं लगा कर आना है। और मतलब शुमाली इलाका जाता आप चले जाएं लेकिन भाई हाँ घूमना फिरना ज़रूर है और इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं। और अब हम ज़रा जेंजी से पूछ लें कि जेंजी की नज़दीक क्या है, तो जेंजी कहती कि भाई नहीं मेरे पास एक अच्छा फ़ोन भी होना चाहिए, जो कि भी क्योंकि अब आईफोन का नया फ़ोन आ जाएगा ना तो उनको होता है कि जी हमारे पास ये भी होना चाहिए। शादियों में वो कहते हैं कि भाई देखिए शादियों आप चाहे धूमधाम से ना करें, आप हमें वो अमाउंट दे दें, आपने क्या लोगों को इतना बुलाना है। तो कभी कभी मैं इससे सोचती हूँ कि जो आजकल की जनरेशन जिनसे आप कह रहे होते कि अच्छा बेटा आपकी शादी पर हमने धूमधाम से शादी करनी है, हम रिश्तेदारों को बुलाएंगे, कहते क्या बोला ज़रूरत है रिश्तेदारों को बुलाने की? हाँ हमें पैसे दें, जितना पैसा आपने लोगों को खुश करने पे लगाना है हमें पैसा दें ताकि हम अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकें। तो उससे मुझे एक बात सामने आती है कि हमारी आने वाली जनरेशन्स को ना रिश्तेदारियों को और वो लोगों से वो जो कहते हैं ना कि रख रखाव की, उनमें वो चीज़ नहीं होगी। उनको बिल्कुल लोगों को ना प्लीज़ करना है, उनको ना लोगों से मिलना है, क्योंकि आज के लिए वो टाइम है ना कि अगर घर में कोई मेहमान रहते तो जो मैं देखती हूँ कि लोग आके पूछते हैं कि अच्छा जी क्या सलाम करना है इनको। फिर हमारी दफ़ा तो कंफर्म मस्ट चीज़ थी कि पूछना ही पूछना है। और जब तक अम्मी किचन में चाय वाय की चीज़ें देखें तो हमें ही अपने मेहमानों को जो एंटरटेन करना है, और उस पर भी अम्मी डर रही होती थी क्योंकि कि बच्चे बेवकूफ़ है, कभी को बेवकूफ़ी ना कर जाए। तो मतलब बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा, बड़ा मासूम बचपना था। लेकिन आजकल का टाइम बड़ा डिफरेंट हो गया। और वो जो आज मैं जेंजी बारे से पूछूं तो उनको होता है जी हमारे एक अच्छा काउंसलर भी होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में उनकी मेंटल हेल्थ भी बड़ी बर्बाद हो रही होती। तो उनको तो हमें एक पीसफुल लाइफ चाहिए जिसमें यहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अचीव कर ली हो और बस फिर हम अकेले हों। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं और सबकी अपनी अपनी कामयाब और खुशी वाली ज़िंदगी की डेफिनेशन और है। आप लोगों के नज़दीक कामयाब वो चीज़ नहीं जो आपको खुश रख रही है, वो चीज़ जो कामयाब ज़िंदगी की डेफिनेशन है वो क्या है? क्योंकि देखिए पहले कहते थे कि लेस इज़ मोर, कि जितना कम हो उतना ज़्यादा है। लेकिन आजकल के ज़माने में कहा जाता है कि मोर इज़ लेस, जितना भी हो जाए कम है। मैं लोगों को देख रही हूँ तो लोग ऐसी ज़िंदगी में ख्वाहिशात पाल लेते हैं कि उनको पूरा करने के चक्कर में ज़िंदगी में तकलीफ में रहते हैं, भाग रहे होते भी, ये भी चीज़ करनी, ये भी चीज़ करनी है, मतलब टिक के नहीं बैठ रहे होते और इतना अपने सर पे बोझ ले लेते हैं कि मैं देखती हूँ लोग इसी वजह से जल्दी चले भी जाते हैं। आप यंग डेथ्स नहीं देख रहे, आप लोगों में ये नहीं देख रहे लोग कितने नाखुश हैं क्योंकि अगर फलाना घूमने के लिए गया हुआ, मैं क्यों नहीं घूमने के लिए गई हुई, फलाने ने उसके वैसे कपड़े पहने हुए, मैंने क्यों नहीं कपड़े पहने हुए, फलाने ने 3 ईद के जोड़े बनाए, मैंने क्यों नहीं बनाए, फलाने का बच्चा उस स्कूल में जा रहा है, मेरा बच्चा स्कूल में क्यों नहीं जा रहा है। इतनी ख्वाहिशात, लातादाद ख्वाहिशात। क्या है भी डेफिनेशन? मुझे कॉल करके बताएं तो सही। मुझे मेरे गेस्ट पे भी ज्वाइन करेंगे, आप लोगों की लाइव कॉल्स भी शामिल करूँगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मुझे बताएं आप लोग कि आप लोगों के लिए कामयाब ज़िंदगी की डेफिनेशन क्या है। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं शेफ सामिया लारी, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोमिना राजपूत, साइकोलॉजिस्ट है, मुंतहा ज़िया जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट हैं, और साथ में हमारे साथ नौरीन शमशाद मौजूद हैं, पेरेंटिंग कोच हैं। आप चारों प्यारी प्यारी ख़वातीन को मैं अपने शो में कहती हूँ खुश आमदेद। और सबसे पहले मैं आप लोगों से सवाल ही पूछना चाहूँगी सामिया, आपसे आई स्टार्ट कि जब आप एक तो टीनेज में थी, उस वक्त आपके जहन में कामयाब ज़िंदगी के क्या गोल सेट थे? आपके नज़दीक क्या कामयाब ज़िंदगी क्या थी? और अब जाके अब ज़िंदगी में हम सेटल हो चुके हुए हैं, मतलब हमने खुद मेहनतें कर लिए, पैसा कमा लिया हुआ है, तो अब कामयाब ज़िंदगी की क्या डेफिनेशन है? मदिया, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम था मदिया कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये तो भी मेरे पेरेंट्स डिसाइड करते थे। मेरा करियर कहाँ पे जाके बैठेगा और कब तक डिसीजन लिए अंकल आंटी ने तुम्हारे? मेरे ख्याल से शादी भी हो गई थी, और शादी होने के भी कोई 2-3 साल बाद जब मुझे बहुत लान तान पड़ी अपने मियाँ से कि तुम क्या पागल हो चुकी हो कि ये कपड़ों के लिए भी तुम एक दफ़ा अपनी अम्मी को दिखाओगी कि ये मैं ले लूँ या नहीं लूँ। तो वो बाज़ोकात वो आपके अंदर जो कहते हैं ना, वो जो घुट्टी में पिला देते हैं, और वो जो निचोड़ के आप बात करते हैं कि आपको ये लगता है कि आप जब तक, जैसे मुझे ये था कि जब तक मैं अपनी अम्मी को अपना टेस्ट पेपर ना सुना लूँ तो मुझे लगता था कि मेरी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, मेरी तैयारी ही नहीं है, या जब तक मैं तैयार ना हो जाऊँ, अपनी अम्मी को ना दिखा दूँ तो मैं अच्छी लग ही नहीं सकती हूँ। तो ये जो काउंसलिंग होती है, ये शायद आपके पेरेंट्स की एम्पावरमेंट होती है, जो बाद में आपको फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, वो आपकी शायद उभरने से पहले ही आपके माँ बाप उसको ख़त्म कर देते हैं, या कुछ अपनी मर्जी की चीज़ें आपके अंदर पुट इन कर देते हैं जो आपकी बाद में करियर बनता मतलब है। आपको वो स्पेस देते ही नहीं कि आप कुछ चीज़ ऐसी सोच सकें। हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं रिमोट लेके कभी टीवी देख सकती हूँ अपनी मर्जी का चैनल। मतलब अच्छा, मुझे ये पता ही नहीं था। और ये इकलौती थी अभी और मैं एक लौती हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। और जो कि मेरी अम्मी उस पर वर्किंग फीमेल थी, वो अपने स्कूल जाती थी, वो सब पहले टीचर थी, फिर बाद में वो कोऑर्डिनेटर हुई, और फिर उसके बाद वो प्रिंसिपलशिप में 20 साल एज अ प्रिंसिपल उन्होंने काम किया। लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैं सुबह टीवी नहीं खोल सकती थी, मैं दोपहर में टीवी नहीं खोल सकती थी, मेरा सोने का टाइम था। और मदिया, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, जैसे मैं आपके साथ मॉर्निंग शो पे आती हूँ, बच्चों के स्कूल के लिए उठती हूँ, मुझे एग्जैक्ट उसी टाइम पे भूख लगती है, उसी टाइम पे नींद आती है, उसी टाइम पे मैं रात में आज भी सोती हूँ, जो अम्मा ने उस वक्त सेट किया हुआ था। मतलब मेरी रूटीन, आप इम्यून हो जाते हैं, आप 14-16 बल्कि 17 साल आप उस रूटीन में होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ट्यून हो जाते हैं। लेकिन जब मुझे बहुत चीज़ें मुझे याद है। लेकिन ख्वाहिशात कौन सी जिंदगी की होती थी कि मैंने कैसी जिंदगी गुजारी? उस वक्त तो कुछ था ही नहीं मदिया। हम लोगों के ज़माने में तो टीवी जो है वो कलर टीवी STN आना शुरू हुआ था, कलर में बचपन की। और जब बड़े हुए तो अम्मी पापा की ही पसंद से कपड़े पहनने हैं, तो ख्वाहिशात तो छोटी थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कुचला जाता था, लेकिन इतनी बड़ी चीजें ही नहीं थी। मुझे याद है कि जब मोबाइल फोन आया, एग्जैक्टली जब मोबाइल फोन आया तो मैंने मेरे पास हमेशा अम्मी का जो रिटायर फ़ोन था वो मेरे पास आ जाया करता था, या घर का PTCL फ़ोन है जो आपने उस पर ही बात करनी, घंटों आप उसी पे बात करेंगे, जिसको अब्बू दादी अम्मी सब फ़ोन उठा के, पहले इंटरव्यू होता था, कौन कहाँ से, क्या पढ़ती हो, क्या करती हो, फिर वो फ़ोन ट्रांसफ़र होता था, जिससे हम खुल क्या आप लोग पूछते रहते हैं, दोस्त है मेरे। अब तो बच्चे इजाज़त नहीं देते। नहीं, तो अब तो बाकायदा जब मुझे याद है कि जब मेरा फ़ोन आया तो मेरे फादर ने, उस वक्त 25,000 रुपए का फ़ोन था, तो मेरे पापा ने अपने पॉकेट से वो कड़क नोट निकाले ना, तो मैं उनको देख के मुझे इतना खुशी, तो अपनी जगह मेरे पैसे मेरे पापा मुझ पर खर्च कर रहे हैं, हम तो इमोशनली हो गए इतनी देर तक। और अब जब मैं खुद कमाती हूँ तो मुझे वो खुशी फील नहीं होती खरीदने के बाद कि हाँ ये हर चीज़। अब बाज़ों का तो या छोड़ो ना, क्या फ़ायदा। मतलब पहले बचपन में अपने माँ बाप से ख़रीदी हुई चीज़ में जो खुशी मिलती थी, अब बाज़ों का अपने पैसे होके भी आप उससे ज्यादा महंगी भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको वो खुशी नहीं मिलती। अब बड़े हो के अब क्या लगता है कि जी कामयाब जिंदगी की क्या डेफिनेशन है? कामयाब जिंदगी की डेफिनेशन मेरे नज़र में ये है कि आप पढ़ें, जितना भी आपने पढ़ना है, आप काम करें, आप दुनिया घूमें, अपनी मर्जी की ज़िंदगी को स्पेंड करें, ना कि आप किसी के साथ उसके साथ बन जाएं। दूसरे बंदे, आपका लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश है या नहीं है, आपकी तो ख्वाहिश मर गई ना। तो आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट सोच से बनाएं। आपको उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाना है, आप उनको मेंटली इंडिपेंडेंट बनाएं कि आप कमाएं, घूमें फिरें, अपने आप को सिक्योर करें।
बदतमीज ना बनाए, उन्हें अच्छा बनाए, लेकिन ओबीडियंट बनाए। आजकल के बच्चों को मैं देख रही हूँ कि हम जितना भी कोशिश कर लें, बच्चे कहीं ना कहीं उनके अंदर इतनी, एक तो एक्सपोजर ही बहुत ज्यादा है और सेल्फ राइट्स अवेयरनेस इतनी ज्यादा आ गई है कि वो 2 मिनट में आपको शट अप कॉल दे देते हैं। आप मुझे बताएं, आपके बचपन में कामयाब जिंदगी की डेफिनेशन थी और अब जब आप बड़ी हो गई तो अब आप कामयाब जिंदगी किसको समझती हैं? बचपन में तो कामयाब जिंदगी की डेफिनेशन था कि एक अच्छा करियर हो और डॉक्टर बन जाए, टीचर हाँ, बन यही जाए, था। इंजीनियर बन जाए, ये वाली चीजें होती थी कि हम इससे अगर हो जाए कुछ तो फिर एक कामयाब जिंदगी होगी। अब जैसे हम अब बड़े हुए, जब हम अपने करियर में आए, जब हमने खुद से कमाना शुरू किया, जैसे इन्होंने बात की, तो अब हमें ये रियलाइज़, मुझे एटलीस्ट अब ये रियलाइज़ होता है कि एक कामयाब ज़िंदगी वो ज़िंदगी होती है जिसमें आप अपने डिसीजंस खुद ले सको, सबसे बड़ी बात, और फिर आप ज़िंदगी जैसे भी गुजारो आपके दिल पे एक सुकून हो, आप किसी किस्म के गिल्ट का शिकार ना हो या आप किसी किस्म के पछतावे का शिकार ना हो। तो अगर दिल का सुकून हो और एक ऐसी ज़िंदगी हो जहाँ पर आप अपनी डिसीजंस ले सको और इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी गुजार सको, तो मेरे ख्याल से वो एक कामयाब ज़िंदगी होती है। आप बताएं मोमिना, आपके नजदीक बचपन में क्या कामयाब जिंदगी की डेफिनेशन थी जिसका ख्वाब देखती थी और अब बड़े होकर क्या लगता बचपन है? में तो बहुत छोटे छोटे गोल्स होते थे, जैसे क्लास 5 में ये पोजीशन आ जाए, फिर 6 में आके हम लोगों को ये हो जाएगा, फिर सीनियर स्कूल चले जाएंगे, इस कॉलेज जाना है, इस यूनिवर्सिटी जाना है, तो ये वाले छोटे 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 गोल्स ख्वाब होते होते थे। थे। हाँ, बट नाउ व्हेन यू आर अर्निंग एंड हमारे पास एक एक्सपोजर है, फिर हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, फिर आप देखते हैं कि नहीं, अंदर से जो सुकून है अपने चीज़ों को खुद करने का, एक डायरेक्शन में अपनी चीज़ों को लेके चलने का, वट एवर यू आर थिंकिंग इन योर ब्रेन, उसको एक फ्रीडम होना कि आप उसको कर सकें विद इन द नॉर्मल लाइफ, तो फिर वो आपको फील होता है कि नहीं, ये असल में अचीवमेंट है। द थिंग्स अराउंड यू, मटीरियलिस्टिक स्टफ अराउंड यू, वो किसी हद तक आपको कंफर्ट दे सकता है, बट इट कांट मेक यू हैप्पी। तो इसीलिए हम लोग जैसे मोमिना होता है ना कि अगर मैं इस शो के आगाज़ में जिसमें बात करी थी कि जी पहले का तस्वुर था कि लेस इज मोर, जो हमारे बुजुर्गों में उसमें था, और कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की कि यही चीज़ हमें हमारे अंदर इनकलकेट करें, जो कि हम भी ज़माने, क्योंकि ऑफ कोर्स हम आई बिलीव वो जनरेशन है मिलेनियल्स, अगर स्पेशली बात करें, कि जिन्होंने एक अच्छी टेक्नोलॉजी आते हुए भी देखी हुई और उसको एंजॉय किया हुआ है, मतलब हम सारी अच्छी हमने चीज़ें देखी हुई। तो आजकल का बच्चा जब वो इंटरनेट और वो जो पीछे वो मोडेम की आवाज़ आती थी, मैं उसका नाम भी भूल रही हूँ, तो वो उनको पता ही नहीं कि वो क्या होता है, कि हमने 10-10, 20-20, 50-50 का इंटरनेट खरीद के इस्तेमाल किया बचपन में, क्योंकि हमारे बड़े बहन भी होते थे तो हम भी शार्प होते थे। अच्छा, आजकल के दौर में आपको क्या लगता है मोमिना कि ये जो अब जो नई नस्ल है उसका कामयाब जिंदगी का तस्वुर कितना बदल चुका हुआ है और हमसे कितना डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। द थिंग इज़ कि इतना फास्ट पेस्ड हम वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक चीज़ हमें चाहिए होती है, फिर फ़ौरन हमारा ब्रेन होता है कि अच्छा ठीक है, हम लोगों को ये चीज़ मिल गई, वी आर सेटिस्फाइड फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और फिर फ़ौरन कोई नई चीज़ आ जाती है, कोई चीज़ ट्रेंडिंग हो रही है। आपने जैसी अच्छी बात की है, जैसे हम देखते हैं शॉर्ट्स आ गई हैं, अब लोगों में स्टेमिना नहीं कि वो 3-3 घंटे की फिल्म देखते हैं, वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं। आप बिल्कुल सही बात करें कि इन बच्चों के तो दिल बहुत जल्दी भर जाते हैं। और मैं कल ही किसी से कह रही थी कि ये एक अच्छी बात भी बुरी बात भी है कि जब ये हमारी जो यंगेस्ट जनरेशन है, ये मूव ऑन बहुत जल्दी कर दे। वो कहते हैं हमारी वाइब मैच नहीं कर रही, एग्जैक्टली, क्लोज चैप्टर, हम रोते रहेंगे, मर जाएंगे अगले के लिए। एग्जैक्टली। तो एक हमारा ब्रेन तो वैसे बना ही इस तरह से है ना, कि जितना ज़्यादा स्टिमुलस इन्वायरमेंट हमें देगा, हम लोग फिर रिटर्न बैक करेंगे। तो प्रीवियसली शायद हमारे पास इतना स्टिमुलस भी नहीं था, हम लोग जब छोटे होते थे, बट नाउ एक तो अवेयरनेस है, दूसरा माइंड बना हुआ इस तरह से है कि छोटे से पीरियड के लिए ये चीज़ आपको हैप्पीनेस देगी, एंड देन यू डोंट लाइक इट आफ्टर सर्टेन टाइम, यू वांट अ बेटर थिंग, देयर इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ एवरीथिंग एवरी चेंजिंग डे। तो उससे हम लोगों की फास्ट पेस लाइफ इसलिए हो गई है क्योंकि हमारा माइंड तो इसी तरह से बना इसका मतलब है हम तो कहीं जाके रुक ही नहीं रहे, और इसका मतलब है कि एक लामहदूद ख्वाहिशात हैं कि आपने क्या, चलो मतलब ज़रूरी नहीं कि बड़ी चीज़ हो, अच्छा मैंने ये खा लिया, मुझे कल ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं से बोर हो गई मैं हूँ, मुझे आपको नई चाहिए, मुझे आपको नई चीज़, तो उसमें तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ होनी ही होनी है। दैट्स ट्रू, क्योंकि फिर हम कंपैरिजन भी वहाँ पे रेज होता है कि मेरे पास तो ये वाली चीज़ है एंड किसी और के पास ये वाली चीज़ है। अब हम कंपेयर करेंगे तो वी विल ऑलवेज फील लेसर देन समबडी एल्स, हमसे बेहतर कोई और होगा, और हम लोग कभी भी ये बात आई थिंक इस जनरेशन को नहीं समझा सकेंगे, लुक डाउन अपॉन द पीपल हु हैव लेस देन यस, हाँ, थैंक यू फॉर सेइंग। यही जैसे अम्मी भी कहते हैं ना कि बेटा देखो, अपने से ऊपर मत देखो, अपने से नीचे लोगों को देखो। जब तुम अपने से नीचे लोगों को देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा। नौरीन, आप मुझे बताइएगा, बचपन में आपके नज़दीक
कामयाब जिंदगी की क्या डेफिनेशन थी आपकी, क्या गोल से, और अब जब आप बड़ी हो गई है, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई हैं, तो आपके नज़दीक कामयाब जिंदगी क्या है? आई थिंक बचपन में तो हमें हर साल ये बताया गया था ना कि आप इस ग्रेड में पहले नंबर आ जाओगी तो कामयाब हो जाओगी। फिर पता चला कि वो नहीं थी, उसके बाद कॉलेज गए तो वो पास करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो कामयाबी की डेफिनेशन जो है ना, वो हर साल हर एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चेंज होती गई। बट आई थिंक अगर हम छोटे छोटे एस्पेक्ट्स में देखें, तो अगर हमारे पास ये लग्जरी थी कि हम स्कूल जा पाते थे, हमारे पास ये लग्जरी थी कि हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, हमारे पास हमारे पेरेंट्स थे फैमिली टाइम गुजारने के लिए। क्योंकि आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स, उनके पास जो है वो कहते थे कि मेरे अब्बू जो है वो मेरे रिजल्ट डे पे नहीं आ पाए या मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाए। तो आई थिंक वो जो छोटे छोटे मोमेंट्स थे जो हम गुजार पाते थे एज अ फैमिली, आई थिंक वो असल कामयाबी थी। और आप जो अब क्या फील करती हैं भाई, अब कामयाबी की क्या डेफिनेशन आ गई है सामने आपके? अब आई थिंक आफ्टर मेरी 5 साल की बेटी है, तो आई थिंक अब मुझे लगता है कि अगर मैं उसके साथ इस पॉइंट पे मैं उसके साथ वक्त गुजार पाती हूँ और उसके साथ रह पाती हूँ एक करियर के बावजूद, आई थिंक वो मेरे लिए कामयाबी है। बिल्कुल सही बात की वैसे। और मैं पहले जब बच्चों के बाद तो इंसान की ज़िंदगी वैसे बदल जाती है। पहले आपको लगता था कि आप जब ट्रैवल करने के लिए गए तो आप ये कर लें, वो कर लें, ये शॉपिंग कर लें। जब आपके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे आपसे ट्रैवल करते हैं, आप कहते हैं चलो जी माई किड हैज़ पूप्ड, ठीक है, और उसने खाना खाया, ये 2 चीज़ें हुई ना, तो आप कहते हैं बस इसका पेट भरा हुआ है। और छोटी छोटी चीज़ें खुशी आपकी कैसे चेंज होती रहती है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद आज जब आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद बढ़ाएंगे। लोगों की ख्वाहिशात में बहुत मुश्किल होगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन बहुत सैड जनरेशन हैं। क्यों है ऐसा? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद ज़रा मुझे बताएं, आपको लगता है कि जो आजकल की नस्ल है उनके नज़दीक कामयाबी का तस्वुर जो है वो बदल चुका हुआ है? वो इतने फास्ट है मदिया कि उनको ये खुद को भी नहीं पता कि वो खुद कहाँ पे हैं। उनको सुबह कुछ चाहिए होता है तो रात पे उनकी चॉइस बदल जाती है, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। मुझे आज भी याद है, अब मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अक्सर जैसे कि मेरे जो घर में आपकी जनरेशन अल्फा बैठी हुई है, जरा उसके बारे में बताएं। अल्फा तो वो तो अल्फा ही है उससे यूं ही चल रही है और उसको हम ब्रेक नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे कि जनरेशन जो हमारी जेनजी जनरेशन है, क्योंकि हमारे जो कजन्स हैं तो वो तो जेनजीज हैं, तो उनको जब देखते तो बहुत खून खौलता है कि उनके अंदर कोई ठहराव ही नहीं है, उनके अंदर कोई ऐसी वाइब्स नहीं है कोई। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि शायद हमारी अपनी पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि हम उस दौर के बच्चे हैं। देखिए ये बहुत मेजर टॉपिक है कि हम मटेरियलिस्टिक अगर हम बन रहे हैं तो वो क्यों बन रहे हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है उनमें से सिर्फ हमारे ग्रैंड फादर ही पढ़े लिखे थे मोस्टली के, मतलब मैं कहती हूँ कि 80% खवातीन मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी। 4वीं 5वीं जमात पढ़ी होगी मुश्किल से, या कुरान शरीफ इन्होंने पढ़ा होगा। उसके बाद हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कंप्लीट एजुकेटेड कपल है, यानी कि हमारे फादर ने भी पढ़ा हुआ है, हमारी मदर से भी पढ़ा हुआ है, और हम सेकंड जनरेशन है जो पढ़ रहे हैं। तो हम लोग तो ऐसे जनरेशन से है कि जो हमारी नानी दादी ने जो फेस किया, उन्होंने स्ट्रगल करके हमारी माओं को तैयार तो कर दिया, लेकिन माएँ भी उन्हीं की बेटियां थी, जाहिर सी बात है उन्हीं के बाप थे। मुझे तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, सॉरी बात काट रही हूँ, कि पहले जनरेशन में होता है कि चलो भी हमने बस बेटी की अच्छी जगह शादी होगी, शरीफ लोग मिलके चलो भाई। अच्छा पहले तो क्योंकि कॉन्सेप्ट ये होता था कि जी शरीफ होने चाहिए लोग ना। अब तो लोग कहते हैं चलो शरीफ, लेकिन पैसा होना चाहिए, अपनी गाड़ी से चलो शरीफ नहीं, चलो बेटा ठीक हो जाएगा, संभल जाएगा सब चीज़ें। अब तो वो शराफत वाला पहलू ही नहीं है ना, 5 वक्त के नमाजी हो। फिर दूसरी बात है, अब जो मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है वो ये कि अब लोग इस बात पे एम्फसाइज ज़रूर करें कि हमने अपनी बेटी को पढ़ाना है, क्योंकि हमने ये फेस, हमारी पेरेंट्स ने ये फेस किया ना मदिया, क्योंकि उन्होंने ये अपनी माओं को देखा कि उन्होंने सेक्रीफाइस करके हमें पढ़ाया, और अच्छा, हमारे अंदर भी वही चीज़ पैदा की। काबिल बनाने के बाद, अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें तो इतना काबिल बनाने के बाद भी फिर हमारे अम्मा बाप हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पाँव में लिटरली वही जंजीरें हों जो कि पहले होती थी। एग्जैक्टली। अब वो जंजीरें इसलिए जो है ना कि वो जो मिलेनियल्स हैं, वो लड़कियां जो बहुत खुद मुख्तार हैं, वो अपना कमाती हैं,
वो अगर हम कहें कि वो काउंसलिंग के लिए क्यों जा रही हैं, क्योंकि इतना कुछ करने के बावजूद भी वो वही ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है जो उनकी माँ ने या सास ने, यानी कि जो दब के गुजारी हो। नहीं, दब के तो देखिए, मैं दबना तो किसी भी, चाहे वो हमारी दादी हो, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मेरी दादी बहुत बावकार खातून थी, और क्या उनका ग्रेस था, क्या वो साड़ी पहनती थी। और मेरे दादा के साथ वो उस वक्त इंग्लैंड से वो मैगजीन्स आई थी, उन्होंने अपना पूरा घर बनाया था। लेकिन वो जब भी कोई बात अपनी मदर इन लॉ की करती थी, तो उनको याद था कि मैं इतना, मुझे जेवर पहनाया था कि मुझे तोला गया था। तो मतलब वैसे ज़माने में होता था कि तोलते। हाँ। लेकिन जब मैंने रोटी बनाई तो रोटी के एज खराब हो गए, तो उन्होंने मेरा हाथ लेके गरम गरम तवे पे लगा दिया। और वो इतनी, मुझे याद है मेरी दादी का इंतकाल कोई 91 ईयर्स में हुआ है, वो उस बात को लेकर आज भी कभी कभी, उस वक्त तक वो रो जाती थी कि उनके दिल में वो इतना हर्ट कर गया था। तो ये देखिए, दबना तो किसी में भी नहीं है, और दबने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि किसी को हम अब्यूज करें, लेकिन मसला ये है कि जो हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे साथ किया ना, वो हम अपने बच्चों में डालना ही नहीं चाहते। उस तरीके से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, उनके अंदर सब्र, तहम्मुल, सेक्रीफाइस अपने पेरेंट्स के लिए भी नहीं है, अपने भाई बहन के लिए भी नहीं है। चलो भाई बहन तो छोड़ दो, आपके अपने माँ बाप तो सबके लिए एक ही है ना, उनके लिए भी नहीं है। हम आज भी अपने माँ बाप के लिए खड़े हो जाते हैं, उनको देखते हैं। आज भी ओल्ड एज होम में बहुत कम रेशो है कि हम जो है बच्चों को भेजें, लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाली जनरेशन में अगर बड़ी देखिए, अगर हम मिलेनियल्स है ना, तो मैं बूमर्स की बात करूं, जो हम जनरेशन एक्स है, जो हमसे बड़ी जनरेशन है, उन्हीं की माँ बाप जो है इस वक्त वो ओल्ड होम्स में लेकिन भी कम है वो। हाँ, लेकिन देखिए बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ना फरमा बरदार औलाद मुझे तो लगता हर है कि- एरा में है। लेकिन अब जो मुझे लगता है ना, जो अपकमिंग से अल्फा बीटा और सब अब अभी आएंगे, ये रेज हैं, ये रेज बच्चे हैं। ये रेज तो हैं। जैसे कि बाहर वेस्ट के अंदर जो कम्युनिटीज में ना, ओल्ड एज कम्युनिटीज, आप जाएं, आप अपने अपने तरह के लोगों में रहें, आपको मजा आएगा, आप फ्रेंड्स बनाएं। मुझे लगता है इस तरह के इदारे भी अब बहुत जल्दी आपके एडवर्टाइजमेंट में आने लगे हैं, ऐसे हैं भाई। देखिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लाइफ स्टाइल ऐसे है कि 18 साल की उम्र में बच्चे को बाहर निकल के खुद मुख्तार होना है, तो इनकी ऑटोमेटिकली बाउंड्रीज बन जाती हैं माँ बाप के दरमियान। फिर माँ बाप को भी होता है हमने इतना कमाया है, तो वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त ओल्ड एज होम्स हैं। आप वहाँ पे आपने रिटायरमेंट प्लान के बाद आप वहाँ उनके साथ रहते हैं, वो आपको सैर सपाटे भी कराते हैं, और आप अपनी उम्र के लोगों के साथ रहते हैं, क्यों तो तनहा नहीं रहते, तो उनके लिए तो अच्छा है। अच्छा है। हमारे यहाँ तो एक तो मसला भी ये है ना कि हम रिलीजियस, हमारे जो बच्चा भी होता है, मैं मेकअप में बात कर ली थी, तो हम उस बच्चे को देख के तो अपनी ज़िंदगी, और मोस्टली ख़वातीन अगर हम देखें तो उसी बच्चे को देख अपनी ज़िंदगी गुजारी होती हैं, और बहुत सारी ख़वातीन अपने बच्चों को की वजह से बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रही होती हैं। हाँ, उनको ये फील होता है कि मैंने तुम्हारे लिए कंप्रोमाइज किया, अब जब तुम्हारा वक्त है तो तुम हमारे लिए भी अबैंडन ना करो मुझे। Exactly. तो इसका मतलब आजकल के ज़माने में अब ये भी है, जैसे मैं अब मेरे माँ बाप के लिए कभी ये चीज़ सोचनी होती होगी कि जी जब हम बूढ़े हो जाए तो हमारे बच्चे हमारे साथ रहे। एक अंडरस्टूड सी बात थी कि हम, मेरे बच्चे में हमारे पास ही होंगे, हमारे बच्चे हमसे मोहब्बत, एक अंडरस्टूड सी बात थी। वो ख्वाहिश आप में शामिल नहीं था, वो तो ऐसे ही होता है। अब हम अब आ गए, तो अब मेरी ख्वाहिश में ये बात ज़रूर आ गई है, अमनता भी मुझे कहती है कि जब ये मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो ये एटलीस्ट मेरे साथ, मैं उन माँ बाप में से हूँ जो कहती है कि मेरे साथ रहे, कि इसके लिए तो ज़िंदगी में हर चीज़ की है ना। तो अब सोच भी ये भी तो डिफरेंट हो गई है ना हमारी, नई चीज़ें ऐड होंगी डिफरेंट होती है। और जैसे इन्होंने बात की ना कि हमारी जो जनरेशन हमारे बात की है, जैसे जेंजीज हैं या अल्फा है, उन लोगों का ऑब्वियसली सब्र तो उनके अंदर वैसे भी कम है, लेकिन उनकी ना बहुत हार्श बाउंड्रीज भी हैं। जैसे अब हम लोग कभी कभी अपने बड़ों की डांट बर्दाश्त कर लिया करते थे, लेकिन हमारे से छोटे जो हैं वो बिल्कुल नहीं करते। लाइक मुतनफ़िर भी हो जाते हैं, एंड दे गेट ऑफेंडेड कि आपने हमें ऐसे कैसे बोल दिया। लाइक कभी हमें हमारे खाला या हमारे मामू डांट दिया करते थे, दैट वाज वेरी नॉर्मल फॉर अस, बट दैट्स नॉट नॉर्मल फॉर देम। दे आर लाइक कि हमारे अम्मा अब्बा कुछ नहीं बोल रहे तो आप क्यों बोल रहे हैं हमें। सो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बर्दाश्त का तनासुर बहुत ज़्यादा कम हुआ है। लेकिन इसमें एक अच्छा पॉइंट अगर हम तलाश करने की कोशिश करें तो एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि हमारे जेंजीज को पर्टिकुलर, नॉट अल्फा की बात नहीं कर रही मैं, लेकिन जेंजीज को पर्टिकुलरली अपने राइट्स पता है। उनको ये पता है कि यार कहाँ पर हमारे साथ ज्यादती हो रही है, कहाँ पर हमारे साथ ठीक हो रहा है, या क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और ये एज एन इंडिविजुअल बहुत ज़रूरी होता है पता होना आपको। जैसे अभी हमने बात की कि हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते हैं, लेकिन हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वही ज़िंदगी गुजारें जो उन्होंने गुजारी, क्योंकि यहाँ पर हमारे माँ बाप शायद वो बाउंड्रीज हमारे साथ क्लियर नहीं कर पाते, या वो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें नहीं समझा पाते। जेंजीज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर ओन एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, वो लोग अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड दे नो हाउ टू बी वोकल अबाउट इट। तो वो इस पर बात भी करते हैं फिर। तो इस तरीके से वो, उनकी हार्श बाउंड्रीज भी हैं, लेकिन उनको अपने बारे में पता भी है। तो मुझे बताएं फिर, अच्छा हम भी, और वो अच्छी बात है उनको बाउंड की, मैं कहती हूँ हार्श
ना होते तो ज़्यादा अच्छा था, बाउंड्रीज हैं, पर हमें तो अपनी ना ये बाउंड्रीज ही बनानी नहीं आई ना कि ये बाउंड्रीज बनानी कैसे हैं। द थिंग इज़ पहले ना होता था कि एक घर का माहौल है तो वो जनरेशन्स में पास ऑन होता था, मैक्सिमम होता था कि एक्सटेंडेड फैमिली तक आपका एक्सपोजर होता था कि मामू चाचू और रिलेटेड लोगों से आप मिल लिए। अब क्या हो गया कि आपका एक्सपोजर बियॉन्ड योर कंट्रोल हो गया है, सो इट्स नॉट कि आप वही कल्चर फॉलो कर रहे हो जो पाकिस्तान में है। बहुत से घरों में ये डिमांड की जाती है कि वहाँ ऐसा होता है, तो अब ग्लोबलाइजेशन बोलें, सोशल मीडिया एक्सपोजर बोलें, बच्चों का जनरली एक्सपोजर बोलें कि वो हर तरह के कल्चर के ड्रामास देखते हैं, हर तरह के कल्चर की चीज़ें देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि अब वो हम लिमिट वो बाउंड्रीज क्रिएट ही नहीं कर पाते। देखिए ना, हमारे जो रिलेटिव्स बाहर से आते थे तो वो मैगजीन्स, मदिया याद नहीं है, हमारे मामू चचा बाहर से आते थे, मुझे याद है वो वहाँ की मैं तो मामू बहुत अच्छे मेकअप लेकर आते थे, मैगजीन्स भी लाते थे, मैगजीन्स लाते थे वो, और हम मैगजीन से वो दुनिया देखते थे जो उस मुल्क में लोग रहते थे, हमें वो मैगजीन से पता चलता था, टीवी पे इतना नहीं। आपके घर वैसे आपके घर डिश कब लगी थी? मुझे याद है कि 92 में लगी थी। 90 में डिश, तो आपने मैगजीन, आपने डिश के थ्रू नहीं देखा लोग बात नहीं, जब वो डिश, जब हम लोग उस वक्त बड़े हो गए, लेकिन उस वक्त भी हम 8 साल के होंगे कम से कम ना, उससे पहले जो बच्चों के शॉर्ट्स हैं, शर्ट हैं, उनके बाल हैं, हम तो वो एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे कल्चर में तो वही 2 पोनियां, वही 2 चोटियां, वो बच्चों को देख के साइड पोनी मैंने पहली दफा मैगजीन में देख के बच्ची को बनाई थी, अम्मी को दिखाई थी कि अम्मी ऐसे बना दे मेरे बाल। नौरीन, मुझे एक बात बताइएगा, आपको क्या फील हो रहा है, क्योंकि देखिए आप तो पेरेंट कोच भी हैं, पेरेंटिंग कोच भी हैं, आप क्या देख रही होती? मैं जरा पेरेंटिंग के वाले से बात करूं। पहले ज़माने में हमारे अम्मा अब्बा के इतने भी पेरेंटिंग के कोई गोल्स नहीं होते थे कि अपने बच्चे को फलानी चीज़ भी करानी, फलानी चीज़ भी करानी। आजकल के ज़माने में पेरेंटिंग टारगेट्स भी बहुत जो है वो मुख्तलिफ हो गए हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि लोग बच्चा भी लिटरली इसलिए पैदा करें क्योंकि अब ज़रूरत भी है कि आपको एक सर्कल में इन भी होना है, और आप मतलब आप खुद परेशान हो जाते हैं कि आजकल लोग बच्चे को किस अप्रोच के साथ परवान चढ़ा रहे हैं। आप क्या डिफरेंस देखती हैं? आजकल जो है ना वो पेरेंट्स एक इनविजिबल रेस में लगे हुए हैं, एक दूसरे को दिखाने में, एक दूसरे को बताने में हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर हम स्कूल्स में भी देखें तो एक कंपटीशन आ गया कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में है, आपका बच्चा कौन से स्कूल में है, फिर स्कूल के बाद उसके बाद जो आफ्टर क्लासेस हैं उसमें कि मेरा बच्चा इसकी क्लास में है, आपका बच्चा किस में, और फिर बच्चे भी आपस में जो है वो बात करते हैं। तो एक जो है वो हम, इट्स सो सैड कि हम बच्चों को भी हमारे साथ इस इनसिक्योरिटी की रेस में जो है ना वो शामिल कर रहे हैं। बर्थडे पार्टीज होती हैं तो भाई एक की हुई तो दूसरे को इससे भी ज्यादा बड़ी बर्थडे पार्टी करनी है, भाई तुम्हारे बर्थडे पार्टी में कहाँ का केक था, हमें भी उससे ज्यादा जो है वो बड़ा और अच्छी जगह से करना है। तो इट्स, हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इतने कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, और हम इस सर्कल में हम तो पड़ गए हैं, हम अपने बच्चों को भी जो है वो डाल रहे हैं। तो आई थिंक इट्स प्रिटी सैड, और आई थिंक इट्स टाइम पे बच्चे जो है ना, हमें वी शुड टेक अ स्टेप बैक एंड लुक अराउंड कि हम बच्चों को अनकॉन्शियसली हम उनके दिमाग में क्या डाल रहे हैं। आई थिंक फॉर पेरेंट्स स्पेशली, मैं जब भी बात करती हूँ तो आई इनकरेज कि आप भाई 30 मिनट्स दिन के आप बच्चों को दे रहे हैं। अगर आप कुछ भी बच्चों के साथ, अब महंगे गिफ्ट की बात नहीं हो रही है, या कि आप बच्चों को कितना टाइम और कितनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बच्चे हमें देखते हैं स्क्रीन पे स्क्रॉल करते हुए, तो हम जो है वो यही चीज अपने बच्चों को कार्बन कॉपी पास ऑन कर रहे हैं। बच्चे हमें देखते हैं उनकी पार्टी प्लान करते हुए कि मैं ये ड्रेस बनाऊंगी, मैं यहाँ से चीज मंगवाऊंगी, तो बच्चे आपस में उनकी बातों में भी जो है ना वो ये चीज अनकॉन्शियसली वी आर डिलीवरिंग दैट टू आवर चाइल्ड। तो हम पेरेंट्स जो है वो बोलते कुछ हैं और हम जो करते हैं, आई थिंक अगर हम अपने एक्शन से ही बच्चों को कुछ सिखा सकें तो वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। अच्छा नाइन, और मैं भी जैसे अभी आप लोगों के साथ बैठ के इसको सोच रही हूँ कि अच्छा जी मेरे नज़दीक कामयाब ज़िंदगी क्या है, लेकिन मैंने मेरे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं आ रहा। मेरे ज़िंदगी में इससे भी हो रहा है कि मैं बस खुश होनी चाहिए, कि मेरा मेंटल पीस होना चाहिए। मुझे अब एक ऐसे टाइम ज़िंदगी में टाइम आता है कि आप कहते हैं मुझे रात को नींद आनी चाहिए, जो नींद नहीं है ना, तो मतलब बड़ी ज़िंदगी आपको तो है मेरा बच्चा मेरा घर, मतलब उसके सर पे छत, तो ये चीज़ें अब। लेकिन इतनी मैं अब अगर लड़कियों के आजकल के बच्चों की बात करूँ जो शादियों की तरफ जो जा रहे होते हैं, इनफैक्ट सबसे पहले मैं ज़रा तालीम के वाले से आ जाती हूँ।
आजकल के बच्चे, मतलब हम पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में जाते थे, माँ बाप ने, मुझे रिमेंबर आई वाज इन किनेट, तो मेरे अब्बू जब मुझे फीस जमा करानी होती उसके अंदर ही बैंक था, अब्बू मुझे ही पैसे देते थे और उस एनवलप को लेके जाके जब मैं फीस जब चालान फॉर्म देख रही होती थी तो आप मेरे दिल को कुछ हो रहा था यार अब्बू, क्योंकि हम सारे चारों बहन भाई पढ़े थे, सब अच्छे कॉलेज में पढ़े थे, मैं कह यार अब्बू इतने पैसे खर्च करें हम लोगों पे, तो आप ना एक उसमें प्रेशर में आ जाते थे कि यार करना है, कुछ अच्छा करना है, माँ बाप को ना सुरखरू करना है। आजकल का बच्चा माँ बाप से नाराज इस बात पर है क्योंकि अब उसकी खुशी का लेवल चेंज हो गया ना, उसकी कामयाबी ज़िंदगी का डेफिनेशन चेंज कि आप मुझे किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं हो रहा, कि अगर वो पाकिस्तान में पढ़ लिया तो उसको लगता है कि ओह मैं पाकिस्तान में पढ़ लिया, मैं फेल हो गया, मैं बाहर नहीं जा सका। तो ये गोल्स भी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को ना चाहते हुए भी अनहैप्पी बना रहे हैं। असल में ये सारी गलती ना मिलेनियल्स की है, क्योंकि हमने फाइट की है अपनी हर चीज़ को, क्योंकि हमारी मदर्स की, हमारी फादर की वो सोच वही थी जो कि बेबी मूवर्स की थी, जनरेशन एक्स की या वाई की थी। तो हमने फाइट किया। तो जो हमारे छोटे भाई बहन थे जो 90s की पैदावार है, जिनको हम जेनजीज अब कह रहे हैं, या 2000 की हैं, कैसे जिनके 4 बच्चे हैं तो वो तो पैदा होते होते वो जेनजीज ही बन गए। तो उन्होंने हमारी स्ट्रगल देखी, जो बड़े भाई बहन की, आपने भी अपने बड़े भाई बहन की स्ट्रगल देखी, उन्हीं से सीखा, उन्हीं से सीखा पढ़ती थी मैं, सही हो हाँ, हम सब सेट हो जाते थे, वो एक ट्रेनिंग होती थी, बाकी पूरा घर ट्यून हो जाता था। तो हमने जब उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन अगर ये स्ट्रगल करी है, मैं तो डे 1 से ही इसका मतलब कहते हैं ना वो जोड़ ही तोड़ दूंगी, कि मतलब ये बात मुझ तक आनी ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपने बैरियर्स पैदा मतलब देखते ही बना लिए। अब जब वो बड़े हुए हैं तो वो बिग माउथ हो चुके हैं, उनकी सोचें डिफरेंट हो चुकी हैं। और जो ये बात आपने कही कि फीस चलान जाता है, सेम एग्जैक्टली कि मैंने जब पैसे देते हुए देखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मोबाइल कितना कीमती है। अच्छा, तो वी यूज्ड टू बी ग्रेट। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ग्रेटफुलनेस भी हम आजकल जरा कम देख रहे हैं, बच्चे ग्रेटफुल नहीं है। हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल के बच्चे के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसका किसी पर्टिकुलर अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर नहीं होता तो उसको लगता है मैं तो फेल हो गया हूँ। लड़कियों के लिए भी, ख़वातीन के लिए कहा जाता है, जैसे पुराने ज़माने में बताया जाता था कि जी नॉट बताया जाता था, मैं माजरत कर लेती हूँ आपसे, लेकिन समझा तो ये जाता था कि लड़की की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए तो बच्चे कामयाबी है, सेटल हो गई है। तो ये मुझे आप लोगों से भी पूछना है कि अगर वो लड़कियाँ जिनकी शादियाँ नहीं हो पाती या जिनके बच्चे नहीं हो पाते तो क्या वो सेटल, क्या वो कामयाब नहीं है? सानिया मिर्ज़ा से, जिस सानिया मिर्ज़ा ने अपनी ज़िंदगी में कितनी, वो एक सेलिब्रेटेड टेनिस स्टार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बुक उसकी लॉन्च है, वो अपनी बुक लॉन्च में बैठी हुई है और उससे एक बंदे का सवाल आता है कि आपने इतना वो कर लिया तो मुझे बताएं आपने फैमिली कब बनानी है? उसने कहा कि मैंने अपने करियर में इतना कुछ कर लिया, मैंने इतना कुछ सेलिब्रेट कर लिया और इस उम्र में मैं इतनी कम उम्र में मैंने इतना कुछ देख लिया, वो मेरी अचीवमेंट शुमार नहीं हो रही, वो मेरी कामयाबी शुमार नहीं हो रही, लेकिन हाँ ये शुमार ज़रूर हो रहा है कि मेरा बच्चा कब होगा। तो बहुत सारी ख़वातीन के साथ उनकी कामयाबी की ज़मानत ना बच्चे को भी जोड़ दिया जाता है कि, और क्या बच्चे का पैदा हो जाना या साहिब औलाद हो जाना भी ज़िंदगी में कामयाब चीज़ है। ऑफकोर्स अल्लाह की नेमत तो है ही, लेकिन जिनके पास अगर अल्लाह ने नेमत नहीं दी तो क्या वो कामयाब नहीं है? सवाल तो यहाँ पे ये भी पैदा होता है ना, अल्लाह की रज़ा है। मेरे साथ जनाब इस वक्त गज़ल सिद्दीकी, हमारी बहुत ही प्यारी हमारी स्टार हैं, वो भी मौजूद हैं, और साथ में नौरीन तो मेरे साथ जूम के थ्रू हैं ही। गज़ल जी, मैं आपको शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि एक बचपन आपने गुजारा, उसमें आपके नज़दीक कामयाबी की क्या ज़िंदगी की क्या डेफिनेशन थी, और जब आप अब अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गई हैं, माशाल्लाह से आपका अपना बेटा भी है, लाइक यू वेल सेटल, तो अब आप कामयाब ज़िंदगी किसको समझती हैं? अस्सलाम वालेकुम मदीहा और आपके सारे समा टीवी के ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और इतना अच्छा टॉपिक आपने आज चूज़ किया है। नॉर्मली आप लोगों के टॉपिक्स बहुत मज़े के होते हैं। देखिए, आई एम सो सॉरी, आपने मुझसे पूछा भी था, गला ठीक है, गला ठीक हो जाएगा। अच्छा मदीहा, ये देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, हम अगर उसको इस तरह से लें कि हमारा माशरा या एक सोसाइटी किस तरह से फॉर्म होती है, वो एक फ़र्द, फिर वो अफराद मिलके बहुत सारे वो एक सोसाइटी को फॉर्म कर रहे होते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे ले चले से कि वो सोसाइटी का हर फर्द उसने किस माँ की गोद में परवरिश पाई है, किस स्कूल में किस टीचर के पास उसने पढ़ा है, उसको कैसे मेंटोर्स मिले हैं ज़िंदगी में, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये इसको बनाया गया है बाय डिज़ाइन कंजम्पशन के लिए। यानी कि हर हमारी खुशी का मयार जो है उसे जोड़ दिया गया है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ। अगर बच्चे की बर्थडे भी होती है तो उसके जहन में यही आता है कि मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे।
अगर मदर्स डे भी है, अब उसको इतना मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ जोड़ दिया गया है कि माँ के लिए जो बच्चा गिफ्ट लेकर आएगा बस वही माँ उसको शायद समझेगी कि वो सबसे ज्यादा उसे प्यार करता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे को बचपन में क्या सिखाया गया है, उसकी खुशियों का मयार क्या रखा गया है, क्या क्योंकि बच्चा जो है ना उसका माइंड डेवलप हो रहा होता है और वो हर वक्त एक नॉवेल्टी सीख करता है, चीजों को सीखने के लिए उसको नई चीजें चाहिए होती हैं। अब ये हमारा भी फर्ज बनता है हम सबका कि उस बच्चे को हम क्या दे रहे हैं, कौन सा अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं या बुरा ऑप्शन दे रहे हैं। अगर हम उसके जहन में भी ये चीजें डालेंगे कि उसका कोई भी अच्छा कोई मौका आ गया, कोई खुशी का कोई दिन आ गया, तो हमने उसको फौरन से गिफ्ट दे दिया और उसने उसको अटैच कर दिया कि हर खुशी का जो एंड रिजल्ट होता है वो मुझे गिफ्ट की सूरत में मिलता है। लेकिन अगर उस बच्चे को हम अच्छा ऑप्शन देंगे, बच्चे को हम बचपन से ये सिखाएंगे, उसको ग्रैटिट्यूड सिखाएंगे, उसको शुक्रगुजारी सिखाएंगे, उसको ये सिखाएंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना कैसे है, अल्लाह ताला ने जितना दिया है उसको एंजॉय करना है, बजाय ये कि हम ये सोचते रहें कि जब हमारे पास ये चीज आएगी तो हम खुश होंगे, जब हमें ये चीज मिलेगी तो ही हमारे दिन बहुत मजे के हो जाएंगे। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है एज अ मदर कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि देखें बहुत सारी दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं ना कि जो इन चीजों को अहमियत नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं देते? यानी उनके बचपन में उनको ये सिखाया गया है कि जिंदगी की खुशियों का सबब क्या होता है। आप देखें कितने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में जो कि आप देख लें माइकल जैक्सन, कितना उसने फेम उसको मिला, कितनी दौलत मिली उसको, लेकिन उसको वो कितना लोनली था वो। और गिनेथ पैल्ट्रो जो एक बहुत रिनाउंड एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी, सिंगर थी, एंटरप्रेन्योर थी, मेरे ख्याल है कि वो 17-18 साल की उम्र में उसने शेक्सपियर इन लव जो मूवी थी शायद उस पर गालिबन उसको एकेडमी अवार्ड भी मिला, उसको ऑस्कर भी मिला इतनी छोटी सी एज में। लेकिन आगे चलकर वो हमेशा अनहैप्पी रही, वो हमेशा इनर पीस के हवाले से चीजें करने लगी। आप देख लें जो जिम कैरी, कितना बड़ा वो हाईली पेड एक्टर था, आखिर में कितना अकेला हो गया, स्पिरिचुअलिटी और इनर पीस की तरफ वो लोग जाने लगे। माइक टाइसन, कौन सा बॉक्सर, माइक टाइसन, हाँ कितना बड़ा वो बॉक्सर था और मेरे ख्याल है कि जितना उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए उसके बाद उसके लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं रही। तो एक वक्त आता है जिंदगी में जब आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, फिर आपको अंदाजा रहता है, आपको एहसास होता है कि आपने क्या खोया और क्या पाया। आप देखिए जो लोग इस दुनिया से जा रहे होते हैं उनकी आखिरी गुफ्तगू जो होती है वो हमेशा उसी चीज पर अफसोस करते हैं कि हमने सारी जिंदगी पैसा बनाने में गुजार दिया, लेकिन हमने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, हमने अपने दोस्तों को टाइम नहीं दिया, हमने अच्छी मेमोरीज नहीं बनाई। तो ये मेरा ख्याल है मदर्स का, टीचर्स का, हम सबका फर्ज बनता है कि ये हम बच्चों में जो खुशी है उसको हम मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ ना अटैच करें। सॉरी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है आपकी बात सुन के। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जो और मैं ब्रेक से पहले मैं भी ये बात कर रही थी कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि जी कामयाब ज़िंदगी क्या ज़मानत है, तो मैं ज़िंदगी कहूँगी बस मेरा मेंटल पीस मेरे पास हो, मैं ज़िंदगी में बस खुश हूँ। और आपने बात बिल्कुल सही की कि जो मेंटल पीस होता है ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन अब हमारे यहाँ कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत है। क्योंकि देखिए ना, माँ बाप भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप क्या होता है कि मैंने इसको ये बनाना है, मैंने इसको डॉक्टर, हमारे माँ बाप का भी ये गोल था कि या तो इसको डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चाहे टीचर बनेगा, बस जो भी बनेगा वो ऐसी फील्ड होगी जिसमें ये अच्छा कमाएंगे, क्योंकि अच्छा कमाएंगे, पैसा होगा तो कामयाब हैं। हमारे यहाँ बचपन से हमारे दिमागों में सोच इनकलकेट की गई है कि जहाँ पैसा होगा वहां पे कामयाबी है। बिल्कुल। और मदिया एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारी मदर्स जो है ना, उनको भी थोड़ा सोचना है कि जो बच्चा बहुत सारा पैसा लेकर आता है, कमाऊ पूत होता है, उसके बाकी बच्चों में उसको बहुत ऊपर अहमियत दी जाती है, लेकिन वो माँ ये नहीं पूछती कि तुम ये पैसा कहाँ से लेकर आए हो, किन मीन्स से ये पैसा तुम्हारे पास आया है। आप देखिए हमारी नौजवान नस्ल जो है वो किन गलत चीजों पर चल पड़ी है। क्योंकि जब वो बच्चा देखता है घर में कि उसकी माँ हर वक्त ये कहती है कि क्या है तुम हर सिर्फ रोटियां तोड़ते रहते हो, तुम कुछ घर की हेल्प नहीं कर रहे, तो उसमें उस बच्चे के जहन में ये आता है कि बाय हुक और बाय क्रुक मुझे पैसा लाना है घर में, मेरी माँ उससे खुश होती है। तो अगर माँ उसको बच्चों में, आप बच्चा एक्सपोजर पे काम नहीं कर रहा, आप
हाँ, आपकी बात कंपैरिजन वाली बिल्कुल ठीक है। जैसे आजकल के आप बच्चे से पूछे ना तो कि अब बेटा आपने बड़े होकर क्या बनना है, तो बच्चा बोलेगा मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा। क्यों? वो वैल्यूज नहीं देख रहा, वो कह रहे हैं पैसा आएगा, क्या मेरे पास पैसा आएगा, मुझे 3-4, उनको लगता है कि शोहरत जो है, जिसमें आपको एक कमरे में एंटर, उसमें आपको 15 लोग जानते हो, तो इसको लगता है कि ये शोहरत जो है ये बेसिकली कामयाबी है, जो कि बल्कि ऐसी चीज नहीं है। आप मुझे बताएं, आप खुद एक माँ है, आपका माशाल्लाह से जवान बेटा है, आप जब अपने बेटे को जिंदगी की बहुत सारी चीजों से आशना करवा रही थी, तो गजल जी आपने उसमें अपने बेटे में क्या सोच डाली, क्या कैसे आपने उसकी तरबियत की कि वो जिंदगी में कामयाबी किस चीज को कंसीडर करे? मदिया, उससे पहले मैं अपने बचपन के बारे में बताना चाहूंगी। हम माशाल्लाह से 9 भाई बहन हैं। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कोई दौलत नहीं छोड़ी। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए वैल्यूज छोड़ी हैं। हमारे माँ बाप ने हमें जिंदगी को एंजॉय करना सिखाया है। हमारे माँ बाप ने हमारे अंदर शुक्रगुजारी पैदा की है। तो मेरा ख्याल है कि इससे बढ़ के कोई तोहफा नहीं जो हम बच्चों को दे सकें। और मैंने भी अपने बेटे को हमेशा ये समझाया है कि पैसा उस हद तक कमाना चाहिए जहां आपकी नीड्स पूरी हों, क्योंकि वांट्स जब आ जाती है ना, आपकी ख्वाहिशात आ जाती हैं, देयर इज नो एंड। ख्वाहिशात का कोई एक नहीं होता है, एंड नहीं होता है आपका। मैंने उसको हमेशा ये सिखाया कि प्रेजेंट में जीना है और अपनी जिंदगी में अच्छी मेमोरीज बनानी है, अपनी जिंदगी में रिश्तों को मजबूत करना है। आप यकीन करें, उसके लिए एक तोहफा होता है कि जब मैं उसको, ये पाकिस्तान में भी आता है जब विजिट करने, तो उसके लिए तोहफा होता है कि मैंने अपने ताया से मिलना है, मैंने अपने चाचा से मिलना है, मैंने अपनी खाला से मिलना है, मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलूं। उसके लिए ये अहमियत ही नहीं रखता कि मैं यहाँ पर क्या उसे दे रही हूँ, क्या उसे मिल रहा है। तो ये मैंने तो अपने बच्चे में ये चीज डालने की कोशिश की। और ज्यादा मैंने, क्योंकि मेरी मदर जो है वो सोशल वर्क करती थी, तो हम सब भाई बहनों में ये एक वॉलंटियर वर्क, उससे हमें जो इनर पीस मिलता है ना, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, इट्स प्राइसलेस। तो मैंने अपने बेटे को भी बचपन से ही, कनाडा में भी मैं जाती थी वॉलंटियर वर्क पे, उसे भी ले जाती थी। इनफैक्ट जब पाकिस्तान में थी, वो बहुत छोटा था, तब भी मैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उसको लेकर जाती थी, ताकि ये सीखे कि सोसाइटी में पे बैक कैसे करना है। अगर अल्लाह ताला ने हमें थोड़ा बहुत कुछ दिया है तो उसमें सबका हिस्सा बनता है। और गजल जी, आपने इतने अच्छे, आपने 2 वर्ड इस्तेमाल किए जिससे आपने ना आज के टॉपिक को और मेरे लिए आसान कर दिया लोगों को बताने के लिए। देखें, आजकल के ज़माने में ना हम नीड्स और वांट्स की जंग में आ गए हैं। मैं चाहूँगी नौरीन, आपको भी मैं यहाँ पे इंगेज करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए पहले नीड्स को पूरा करने के पीछे भाग रहे होते थे, अब वो नीड्स तो चले पूरी हो गई, उस पर तो हम सोच भी नहीं रहे। अब हमने जो अपने वांट्स है ना, उनको नीड बना लिया है कि जी जब तक मेरे पास फलानी कपड़े नहीं होंगे, मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी, बल्कि 2 जोड़ों में भी पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। हमने रखा हुआ है कि जी अगर मेरे पास आईफोन ही नहीं होगा ना, तो फिर मेरे पास जो भी फोन होगा वो तो बेकार है। ये हमारी वांट में था, हमारी नीड में नहीं था। गो कि एक नॉर्मल किसी भी फोन से हमारा काम चल सकता है। सवारी चाहे छोटी हो चाहे, लेकिन आपके नहीं जी मुझे सवारी भी ये चीज़ चाहिए, क्योंकि मुझे लोगों में भी तो मुंह दिखाना है। अब ये जो लोगों का हम पे प्रेशर आ गया है कि हमने लोगों को प्लीज करना है, लोगों पे एक रोब जमाना है, ये कितना हमने अपने लिए एक मजीद अपने टारगेट में एक, मैं कहूँगी अजाब ही पाल लिए। मैं तो यही कहूँगी, मेरे पास और कोई वर्ड नहीं आ रहा कि अच्छी वाली जिंदगी जारी होती है, लेकिन आप बिला वजह एक जिन अपने सामने एक और पाल लेते हैं ख्वाहिशात का। तो ये जो है ना, ये हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो हम तक जो है ना, हम सर्वाइवल जनरेशन थी। तो हमारे लिए हम अपनी वांट्स को हम अपनी नीड्स को पूरा करने में जो है वो लगे हुए थे। हमें भी यही सिखाया कि भाई आपकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी होनी चाहिए और बाकी सब जो है ना, एवरीथिंग कम्स लेटर। लेकिन अब हमारी सर्वाइवल जनरेशन के पास हम आगे बढ़ के हम आगे आ गए। हम अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि हमने जो देखा हम चाहते हैं हमारे बच्चे ना देखें। तो हम एज पेरेंट्स भी अब हम बच्चों की वांट पे तवज्जो देते हैं, क्योंकि हमने अपनी बच्चों की नीड हमने पूरी कर ली है। लेकिन हमारे टाइम पे जो हमारा प्रेशर्स थे वो सिर्फ फाइनेंशियल मुझे बताएं, ये जो हमारी जनरेशन है, जिसमें अब बात करें ना कि हमें जो हमने देखा वो हमारे बच्चे ना देखें। हमने अगर देखा भी तो उसे क्या देखा, हमने माँ बाप की थोड़ी सख्ती ज़्यादा देखी, जिसपे अब थोड़े बहुत हम उनके ग्रेटफुल भी हैं कि शुक्र है हमें सख्ती से रखा तो हम इंसान के बच्चे निकले, वरना पता नहीं हम भी थोड़े बदतमीज किस तरह के बच्चे निकलते। तो ये हमें कि जब हम अपनी जनरेशन की बात कर रहे होते हैं, हाँ ये जरूर है। जैसे हाँ, एक चीज मुझे होती है कि हमारे माँ बाप ने सेल्फ लव नहीं दिया। मुझे लगता है कि सेल्फ लव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब उनका भी कसूर कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास भी सेल्फ लव नहीं था। उन्होंने भी लोगों के लिए ही अपने आप को तैयार रखा कि जी लोगों को खुश रखना है। हमारे अंदर भी वही चीज़ आ गई। अब आने वाली जनरेशन में मैं वैसे शुक्र ही कहती हूँ कि ये टेंशन नहीं कि लोगों को खुश रखना है। लेकिन हमारी जो आगे वाली जनरेशन है, जैसे जेन अल्फा आ गई, उनके दिमाग में इतने सोशल प्रेशर्स हैं जो हमें नजर नहीं आते। हमारा बच्चा अगर घर पे आता है तो वो स्कूल से घर पे आता है, हमें नहीं पता कि वो किससे बुली होके आया है,
वो किससे लड़के आया है, वो सारी चीजें अपने दिमाग में लेके आता है। हमारी जो जेन जी को हम इतना ब्लेम करते हैं फॉर एवरीथिंग, बट वी डोंट नो द प्रेशर्स दैट दे आर गोइंग थ्रू। जो हम स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम पे, एक बॉटल ले ली लेकिन पता चला कल उसका दूसरा कलर आ गया, और वो जो है वो अब सब उसी कलर को लेने में लग गए। सारे फ्रेंड्स के पास है ना वो कलर है और हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। तो दैट काइंड ऑफ प्रेशर हम ये उसको छोटी-छोटी रिलेट चीजें नहीं भी। कर सकते। हाँ, अच्छा मैं तो देखिए चलिए बच्चों की बात से निकल मैं जरा खवातीन की बात के हवाले से भी आती हूँ, जो भी वैसे जैसे गज़ल जी ने बड़ी अच्छी बात की नीड्स एंड वांट्स की। नीड्स तो हमारी पीछे रहेगी ना, मतलब रोटी खाना पानी हम सबको मिल रहा है, कम्युनिकेशन भी हो रही है, इंटरनेट, क्योंकि अब नीड्स में इंटरनेट भी आ जाता है, ये सोशल मीडिया भी आ जाता है। हम वांट्स की इसमें जंग में आ गए, और वांट्स में अगर हमारी वांट्स अगर पूरी हो जाती तो हम उसको लग्जरी कंसीडर करते थे कि अभी लग्जरी हमारी वांट्स पूरी होगी, ब्लेस्ड हैं, ठीक है। लेकिन आज अब वांट्स वाली चीज़ है ना, वो जो आजकल की जनरेशन है वो कहते हैं हम एंटाइटल्ड हैं, ये तो हमें मिलना ही मिलना है, तो वो नीड्स तो बहुत पीछे रहेगी, लेकिन वांट्स वाली से भी। मैं ज़रा आप ख़वातीन की जैसे मैं बात कर रही थी कि आजकल के इस दौर में हम अभी भी लड़ रहे हैं। हम कहते हैं जी एक औरत की ज़िंदगी में उसकी शादी हो जाना और फिर उसके बच्चे हो जाना, चाहे वो ज़िंदगी घर में वो खुश है नहीं है, वो जिस तरह भी गुजारी है, हमारे नज़दीक और हमारे कुछ बुज़ुर्ग लोगों के नज़दीक, इनफैक्ट सोसाइटी के नज़दीक वो कामयाब लड़की। क्यों? उसकी शादी टाइम पर हो गई, उसके बच्चे भी हो गए। वो लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हो पाती या किसी रीज़न की वजह से उनकी शादी नहीं चल पाती और उनके बच्चे भी नहीं हुए, मुझे बताएं तो क्या ये डेफिनेशन ठीक है? क्या शादी की कि शादी हो जाना बच्चे हो जाना क्या सही डेफिनेशन है एक औरत की ज़िंदगी को कामयाब तस्वर करने के लिए? देखिए मैं आपको दो बातें बोलूं, क्योंकि मैं तो इतने सारे शोज़ में आती हूँ और इतने लोगों में बैठती होती हूँ, और आज का टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें हैं कि एक तो मैं अपनी जो एक वांट्स की बात बता रही हूँ ना, इस पर मैं आऊँगी, फिर मैं आपके इस पर एक बात कहूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगी। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाती थी तो मुझे उनके साथ बेइंतहा मज़ा आता था, बहुत शदीद तरीन मज़ा आता था कि मतलब इसका इम्पैक्ट कुछ महीनों तक रहता था खुशी का। तो जब बड़े हुए तो सबकी अपनी अपनी जिंदगियाँ मसरूफियत हो गई, कुछ लोग अपने घर छोड़ के चले गए, कुछ लोगों की बाउंड्री सेट हो गई, किसी के अपने घर का माहौल आ गया। तो मैं बड़ी उदास थी कि अम्मी मैं पिकनिक पे इस दफ़ा गई और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। तो उस वक्त मेरी मदर ने मेरे अंदर काउंसलिंग की। देखिए माँ तो हर जनरेशन में ना, ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम क्या काउंसलिंग कर रहे हैं। अब उसी में वही बात आ गई, अगर आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं हुए, तो आप उसको काउंसिल कैसे कर रहे हैं, यानी कि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं, आप उनकी जहन को बना कैसे रहे हैं। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि समिया ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में हर चीज़ तुमको हर वक्त मिले, तुम खुश होना तुम्हारी खुद की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम किन चीज़ों में खुश हो। अगर तुम अकेले बैठ के तुम्हें आसमान को देखकर खुशी मिलती है, ये तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। तुम ये मत सोचो कि हम जो है वो 4 लोगों में बैठ के हम खुश होंगे। अब यकीन करें कि अब मैं अपने बच्चों के साथ मुझे जो मज़ा आता है, जबकि वो बहुत छोटे हैं, मैंने अपनी खुशी खुद ढूंढी। सेम वही बात है, हम काउंसलिंग कैसे होते हैं। पहले ज़माने में, जहाँ तक हमारी जनरेशन की बात है, मुझे याद है मैं मैट्रिक में थी और मेरी अपनी फ्रेंड्स इस टेंशन में थी कि मेरे रिश्ते रुक रहे हैं। मैट्रिक में बच्चा 14-15 साल का होता है, उससे रिश्तों का क्या ताल्लुक है? हमारे तो जहन ही नहीं है। घर का माहौल, आप किस घर के माहौल में? मेरे घर में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, उनकी माँ उन्होंने काउंसिल किया कि तुम्हें अपने, क्योंकि तुम्हें अपने भाई के साथ रहना है, तुम्हें अपनी भाभी का हाथ कैसे बनना है। तो हमारी डिपेंड करता है कि हम काउंसलिंग क्या करें। अगर लान तान हमारे अपने माँ बाप और हमारे अपने भाई बहन देंगे, या उनको एक आप समझने के एक डे केयर सेंटर का दें कि हमारे बच्चे हो गए तुम पालो क्योंकि तुम तो फारिग हो, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे घराने भी थे जिन्होंने उन लड़कियों को आगे निकाला। अच्छा, मुझे एक वैसे बात याद है कि बच्चे से, मैं गज़ल जी मैं आपके पास भी आऊँगी क्योंकि आप सब में सीनियर भी हैं, लेकिन वो जो मैंने बात की, मेरी एक दोस्त, मेरी तब शादी नहीं हुई थी, तो वो मेरी दोस्त ने मुझे कहा एक बार, उसने कहा मदी हाँ तुम क्या करती रहती हो? मैंने कहा अच्छा मेरी जॉब है, घर आती हूँ, घर की चीज़ देख लेती हूँ, आराम से वर्कआउट पे चली जाती हूँ, घर आती हूँ, खाना खाती सो जाती हूँ, तुम्हारी लाइफ का तो कोई पर्पज़ ही नहीं है, तुम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो। मैंने कहा क्यों अडॉप्ट करो, जब शादी होगी तो बच्चा हो जाएगा, मैं बच्चा क्यों अभी क्या मैं मेरे शादी कर, क्योंकि एंगेजमेंट है ना, हाँ। बच्चों की एंगेजमेंट है। क्योंकि जब मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, एक शादीशुदा लड़की का बच्चा है वो ना, और एक
कुंवारी लड़की के बच्चे में वो जमीन आसमान का फर्क है कि हम बच्चों को क्यों जोड़ देते हैं किसी देखिए पर्पस जब से। मेरी शादी हुई तो मेरी बेटी मेरी शादी के कोई 4 साल बाद हुई। इट्स अ नॉर्मल, हाँ। 2 साल 1.5 साल 2 लेकिन साल लोगों 3 ने तो साल। tough time दिया होगा। मेरी अम्मी ने मुझे जितना टफ टाइम दिया, अब लोग तो छोड़ दें। क्या आखिरी में मुझे लगा कि मैं जहनी मरीज हो गई हूँ कि मतलब आखिरी में मैंने मतलब चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि प्लीज ये पढ़ लो, ये लिख लो। तो ये है सोसाइटी प्रेशर है। और अब आप देखें कि अब लड़कियां भी, बच्चे अगर शादी नहीं है तो वो अडॉप्शन पे आ जाती हैं। लेकिन ये हल नहीं है। आप अपनी जिंदगी में, जैसे मेरी अम्मी को एक मेरी फैमिली ने बोला मैं एक लौती हूँ, तो मेरी अम्मी रोई कि अब तो एक थी, शादी हो गई, चली गई अपनी जिंदगी में। तो उनके कजन ने बोला, वो वेस्ट में होते हैं क्योंकि वेस्ट का माहौल ऐसा है कि हमारे 5 हम तब भी अकेले हैं, तो क्या फर्क है तुम में और मुझ में। तो मैंने 5 पैदा करके भी मैं अकेला हूँ, क्योंकि एक इस स्टेट में, एक इस स्टेट में, वो हमारे है। तो मोमिना ये मसला ये भी ना कि अगर खवातीन के अगर बेटा ना एक औरत का, तो वो कहेंगे अच्छा ये कामयाब नहीं है क्योंकि इसका बेटा नहीं है। बिल्कुल। हम तो बच्चों से जो कामयाबी को, ब्रेक में कितना टाइम है भाई? अच्छा 30 सेकंड्स ब्रेक में आगे जरा मैं सवाल को मजीद हम एलेबरेट करके बात करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारी खवातीन जो मैं देख रही हैं वो बड़ा रेजोनेट करेंगे इसे। छोटी सी ब्रेक के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। गज़ल जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि क्या एक औरत के लिए उसकी शादी हो जाना, एक लड़की के लिए उसकी शादी हो जाना, फिर उसके बच्चे हो जाना, फिर बच्चों में भी अगर उसके पास बेटा हो जाता है, तो क्या ये उसकी कामयाबी की ज़मानत समझे जाना सही तारीफ़ है कामयाबी की? और साथ में बताइएगा कि अगर ऐसे ही है तो वो ख़वातीन जिनकी शादी नहीं हो पाती, चाहे वो ज़िंदगी में जितनी भी सेलिब्रेटेड उनका करियर हो, वो अच्छे करियर में पहुंच गई, वो चाहे जितनी अच्छी बेटियां हो, माँ बाप की जितनी फर्माबरदार बेटियां हो, खिदमत गुजार बेटियां हो, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही, तो क्या वो नाकाम औरत तस्वुर की जाएगी? सॉरी मदिया, मुझसे पूछ रही हैं? जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। आधा क्वेश्चन समझ आया कि जिनकी शादियां नहीं होती क्या वो नाफरमान या आई डोंट समथिंग उस तरह की बेटी हैं, ऐसा कुछ पूछा? मैं दोबारा से बताती हूँ। हमारे हर दौर में ऐसा ही है कि अगर औरत की अच्छी जगह शादी हो जाए, शादी होने के बाद अगर उसके बच्चे हो जाए, फिर बच्चों में अगर उसका बेटा हो जाए, तो समझा जाता है कि जिसकी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए, नाउ शी इज सेटल और बस जिंदगी में ये कामयाब हो गई है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी साइड जब हम देखते हैं कि जब लड़की जो बहुत अच्छा पढ़ा हो, करियर बहुत अच्छा बनाया हो, माँ बाप की फर्माबरदार बच्ची हो, लेकिन उसकी शादी अगर नहीं हो पाती, और अगर उसकी शादी भी हो जाए, उसके बच्चे नहीं हो पाते, तो हम उससे ये क्यों समझते जाते हैं कि ये तो उसकी ज़िंदगी में हाय बेचारी, ये तो हमें क्यों लगता है कि वो नाकाम हो गई अपनी ज़िंदगी में? क्या ये डेफिनेशन औरत को लेकर सही है? देखिए मदिया, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि कुछ हकीकतें हैं जिनको हम उसका इनकार नहीं कर सकते। एक लड़की की जिंदगी में एक बायोलॉजिकल एक क्लॉक चल रहा होता है कि उसको एक सर्टेन एज तक अपनी फैमिली बना लेनी होती है। अगर कि आपकी जिंदगी का पर्पस यही है कि आपको एक शादीशुदा अच्छी जिंदगी चाहिए और बच्चे चाहिए, दैट्स इट। अगर आपकी जिंदगी का बस यही गोल है, एक आखिरी गोल, फिर तो आपको उसके पीछे हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी बच्चियों के लिए इतना जो परेशान होते हैं कि उनकी शादियां हों, वो जल्दी अपने घर में सेटल हो जाएं, हम अपने बेटों के लिए इतने परेशान नहीं होते। तो ये 2 रीजंस होते हैं कि एक तो लड़कों के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ा सा नेचर ने उसको थोड़ा एडवांटेज दिया हुआ है। दूसरा ये कि लड़कों को हम हमेशा पढ़ाते हैं, अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, क्योंकि हमारे ज़हन में ये होता है कि हमारे माशरे में एक लड़का जो है वो सारा बोझ उठाता है घर को चलाने का। अगर यही चीज़ हम अपनी बच्चियों के लिए भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उनको वही मौके फराहम करें ताकि वो उस अच्छी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, तो हमें कभी ये भी फिक्र नहीं होगी कि वो लड़की अपने शौहर या अपने ससुराल के हाथों एक्सप्लॉइट होगी, वो कुछ ज्यादतियां बर्दाश्त करेगी जिंदगी में सिर्फ इसलिए कि उसको खिलाने वाला कोई और है, वो किसी और पे डिपेंडेंट है। पहली बात तो ये है। तो सबसे पहले अपनी लड़कियों की जिंदगी का गोल सिर्फ और सिर्फ शादी और बच्चा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उनको अपनी जिंदगी गुजारने के तरीका सिखाना चाहिए कि खुदा ना खासा कोई मुश्किल आज आए अगर उन पर, तो वो एक्सप्लॉइट होने के बजाय वो अपनी जिंदगी एक डिसेंट तरीके से गुजार सके। पहली बात ये। तो ये दोनों चीजें हैं। जाहिर है हर माँ को इस चीज की फिक्र होती है कि मेरी बच्ची जो है वो या मेरा बेटा अपनी फैमिली एक सर्टेन टाइम में जो उसको अल्लाह ताला की तरफ से एक मिला हुआ है उसके अंदर वो फैमिली बना ले। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम सिर्फ जिंदगी का गोल शादी ही रख लें। तो मेरी तो ये राय है।
बिल्कुल आपने मैं मोमिना आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम कुछ चीज़ें जोड़ देते हैं ख़वातीन के साथ ही मैं साइन करना हमारी सोसाइटी को ना बेहतर तरीके से समझ आता है कि ये चीज़ें लड़कियों के लिए बनी है और ये चीज़ें लड़कों के लिए बनी है, तो उसी का ही एक अगेन हम एक कल्चरल उसमें चल रहे हैं कि लड़की फिर उसकी शादी फिर उसके बच्चे एंड वही वहाँ तक लिमिटेड है। बट आई थिंक इट्स चेंजिंग नाउ। हमारी जो अभी वाली जनरेशन है दे आर मोर करियर ओरिएंटेड, उनको पता है उनको किस डायरेक्शन में जाना है। अब स्टिग्मा नहीं है कि डॉक्टर ही होना चाहिए, इंजीनियर ही होना चाहिए, अब तो है बहुत वैरायटीज उसमें। तो मुझे लगता है कि हम लोगों का थोड़ा सा ये चेंज आया है हमारी वाली जनरेशन में, जहाँ पे वी आर ओपन टू एक्सेप्ट अ वुमन विदाउट देयर लेबल ऑफ किसी स्पेसिफिक टाइटल्स के साथ। एग्जैक्टली कि ये इसकी अम्मी है या ये इसकी बीवी है तो ही सही है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है, स्लो चेंज है हमारे यहाँ, लेकिन आई थिंक इट इज चेंजिंग। मैं इस मामले में डिसएग्री करूंगी। मेरा अपना रीज़न ये देखें, एक कल्चरल वैल्यूज़ हैं और एक रिलीजियस वैल्यूज़ हैं। जब हमारे रिलीजन में ये है, इनफैक्ट हर रिलीजन में है कि एक औरत को एक सर्टन पीरियड के बाद शादी उसकी होनी ज़रूरी है क्योंकि प्रोटेक्शन। लेकिन अगर नहीं वो देखिए समय लेकिन नहीं हुई तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। अगर वो नहीं हुई किसी भी रीजन से नहीं हुई, लेकिन एक होता है कि बाय चॉइस कि हमें करनी ही नहीं है तो उसकी बात में करनी। उसका एक ये रीजन भी मुझे लगता है कि आजकल मैरिज के इंस्टीट्यूशन से लोगों का एतमाद इसलिए उठ गया है क्योंकि जो लोग देख रहे हैं तो ये आजकल लॉयल्टी वाली, क्योंकि पहले तो लॉयल्टी हैज टू बी देयर, अब तो लॉयल्टी नहीं, अब तो लड़कियों को बताया जाता है। पिछले दिनों किसी की वो रील देख रही थी, उन्होंने कहा कि आजकल तो लड़कियों को लिटरली जो हालात चल रहे हैं बताया जाता है कि ठीक है जी अगर आपकी ऐसे भी है तो अगर आपने शादी हमारी देखिए एक मैंने लास्ट शो पे भी ये बात बड़े ढके छुपे अल्फाज में बात कर रही हूँ। देखिए मैंने लास्ट शो पे भी बात की और अभी भी ये बात कर रही हूँ कि देखिए जब हम एक बच्चे की जिंदगी परवान चढ़ाते हैं, उसकी एक ग्रोथ होती है, उसके स्कूल को चॉइस करते हैं, उसको काउंसलिंग करिए, एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। हम बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चों को शादी के बारे में क्यों नहीं समझाते? हम उन्हें क्यों नहीं बताते कि अगर लड़की ने घर बनाना है तो लड़के ने घर तोड़ना भी नहीं है। हम उनकी जब काउंसलिंग ही नहीं करेंगे और एक दो लोगों को पानी में फेंक देंगे और बोलेंगे तैरो, तो वो नहीं तैर सकते। बाज़ोकात लोग सरवाइव कर जाते हैं, बाज़ोकात लोगों को सपोर्ट सिस्टम की नीड होती है। जो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, आपके फुप्पा फुप्पी होते हैं, खाला होते हैं, चाचू होते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। हमें अपने बच्चों को जब हम जिंदगी के एक ऐसे लम्हे में आते हैं जब हमें अपने बच्चों की आखिरी जो कहते हैं ना हम आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई हम शादी कर दें, हमें वहाँ अपने बच्चों की काउंसलिंग की ज़रूरत है। जब हम बॉय फिगर और गर्ल फिगर को इंडिपेंडेंट करें ना, तो ये इंडिपेंडेंसी भी दें कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी बीवी की हैसियत से कोई औरत आती है, तुम्हारी बेटी की हैसियत से कोई औरत आती है, तो तुम्हें नास्तिक नहीं बनना है, तुम्हें उनके लिए हेल्पिंग हैंड बनना है, तुम्हें उनके लिए आसानी पैदा करनी है, तुम्हें उनके लिए विंडोज ओपन करनी है। अब मुझे लग रहा है कि आज की जनरेशन में ना शुक्र है, मतलब ये जो हमारे अम्मा बाबा की जनरेशन गुजरी और जो हम इंशाल्लाह होंगी, मुझे लगता है कि हम अपने बेटों को भी वैसे तैयार करेंगे कि जैसे लोग बेटियों को तैयार करते हैं, क्योंकि हमने बेटों से भी काम करा है, हमें समझ में आ गई कि भाई वो वाली चीज फ्लॉन्ट करने वाली बात नहीं है। जिन मैंने औरतों को देखा ना कि वो कह रही थी हमारा बेटा तो उठ के पानी नहीं पीता, मैंने उन औरतों को सफर करते हुए देखा है, क्योंकि देन वो बेटा उठ के उसी माँ को पानी भी नहीं दे रहा होता। ठीक है, मैं अच्छा गजल जी आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं यहाँ पे? जी मैं बिल्कुल ऐड करना चाह रही हूँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, किसी ने कहा कि हमारी मजहब के हवाले से जो बात की, तो आप देखिए जब अब मजहब की बात करते हैं तो फिर हमें मजहब के उन सारे पैरामीटर्स पर भी बात करनी पड़ेगी। हमारे देखा गया है कि हमारी शादियों को इतना मुश्किल बना दिया गया है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। बहुत सारी लड़कियों की शादी इसलिए भी नहीं होती है कि उनके पास जहेज नहीं होता है, बहुत सारे लड़कों की शादी इसलिए भी नहीं होती है कि उनके पास अपनी बीवी के लिए अलग से घर नहीं होता, जो कि लड़कियां डिमांड कर रही होती हैं। तो इन चीजों को भी अगर हम देखें तो इन चीजों की भी कोई जरूरत नहीं होती है। अगर जहेज के बगैर किसी लड़की को घर में लाया जा सकता है तो क्यों नहीं, क्यों जहेज की इन सब बेकार की चीजों को क्यों बीच में लाया जाता है, जिसकी वजह से हम लड़कियां अपनी एज से निकल जाती हैं, लड़के शादियां नहीं कर पाते हैं और वो डेस्परेट घूम रहे होते हैं कि हमारी सही एज में शादी नहीं हुई। तो इन चीजों पे भी तो हम सोचे ना, ये बिला वजह कि हम क्यों अपने लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाया हुआ है हमने, जहेज की चीजें और ये सब चीजें। शादी को आसान बनाएं, शादी एक फरीजा है हमारा। बिल्कुल सही करें। अच्छा नौरीन, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, देखिए जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी फर्ज करें वो मास्टर्स लड़की है, ठीक है, और उसके लिए कोई रिश्ता किसी इंटर या बीए लड़के का आता है, तो या फिर कम पढ़े लिखे लड़के का आता है, तो ये उस लड़की के पास भी तो राइट है, आप उसको इतनी गुंजाइश भी तो देना कि उसकी जिंदगी है तो वो देखिए कि अच्छा, क्योंकि आजकल तो हम ये भी देखते हैं कि दोनों चाहे तालीम एक जितनी हो, लेकिन अगर लड़के की
सैलरी जो है वो कम हो और लड़की की सैलरी जो है वो ज़्यादा हो, तो तब भी जो है कहीं ना कहीं लड़की के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। ये आपने देखा कि कांस्टेंट कंपैरिजन है। ये मुझे बताएगा, ये हमने जो अपने दिमाग में सर्टन गोल शिफ्ट कर लिया, हमारे अंदर लातादाद ख्वाहिशात जो पैदा हो जाती हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? आई थिंक फॉर लड़कियों का पहले ये होता था ना, हमें अल्टीमेट गोल हमारा मैरिज हो जाता था, और लड़कियों के लिए फाइनेंशियल दुल्हन बनने का डिपेंडेंसी शौक भी होता होती था थी बचपन मैरिज में। के ऊपर। एग्जैक्टली हमें मतलब लड़कियों को बड़ा ही इसीलिए किया जाता था और ट्रेन भी इसीलिए किया जाता था कि तुम इस तरह करोगे तो तुम्हें अच्छा घर मिलेगा, तुम इस तरह करोगी तो तुम्हें घर का काम सीखोगी तो तुम्हें अच्छा खानदान मिलेगा, ससुराल में खुश रहोगी। ये पैरामीटर्स लड़कियों के लिए सेट किए जाते थे। फिर जब हम बड़े हुए तो भाई बहुत सारे लोगों को पता चला कि ऐसा तो कोई है ही नहीं, ये तो ये तो इंस्टीट्यूशन ही हमें बताया ही चीजें गलत गई कि ये जो अल्टीमेट पैरामीटर्स जो सेट किए गए थे वो सारी चीजें गलत थी। बहुत सारे लोग इस वक्त इसीलिए शादियां नहीं करते कि उनको ट्रॉमा जो वो देख के बड़े, जो आपने मेंशन किया कि बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं कि जिनकी शादी हो भी जाती है वो भी असल में वो भी खुश नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो अब जो लड़कियां बड़ी हो रही हैं, जैसे हमारे जो जनरेशन, आई होप कि हमारी ये लास्ट जनरेशन है जो मैरिज को सक्सेस के टर्म्स में उसको मेजर करेगी या बच्चे को सक्सेस के टर्म्स में मेजर करेगी, जो एक्चुअली अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं है। विच इज व्हाई अ लॉट ऑफ मदर्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मदर्स सफर, कि जिनके बच्चे जो है वो उनसे अलग हो जाते हैं या इनके बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है उनको, बिकॉज जब बच्चे चले जाते हैं तो उनको अपनी खुशी का तो पता ही नहीं चलता। जब उन्होंने सारी जिंदगी अपनी खुशी उनके बच्चों के टर्म्स में मेजर की या दूसरों को खुश करने में मेजर ढूंढी है, की, हाँ। तो उनकी उन्हीं में ढूंढी है। फिर जब वो चले जाते हैं तो असल में उनका क्या, तब तक उनकी उम्र भी निकल जाती है, उनकी खुशी निकल जाती है। जैसे आपने शुरू में कहा कि अब मुझसे कोई सक्सेस का पूछे तो मैं कहूंगी कि मेरा पीस, आप अपनी सक्सेस अपने टर्म्स में देख रही हो, ना कि आप अपने बच्चे के इसमें देख रही हो कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल होगा या मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होगा तो मैं खुश रहूंगी। तो आपकी अपनी खुशी, आपकी अपनी और देखिए सक्सेस ना वो, अपने लेकिन ऊपर असल मैटर में करती खुशी माओ की खुशी भी होती भी हुई है कि आप वो भी सेटल हो, वो खुश हो, मतलब ना बच्चे को आजमाइश कोई ना। ये होता है ना कि अगर वो आजमाइश है, वो बीमार हो, तो फिर इंसान माँ कैसे खुश हो सकती है? क्योंकि फिर एक अब माँ बनने के बाद ना जिंदगी चेंज होती है, फिर आप माँ की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, हर चीज में मन भी माँ इसलिए मुजारा मारती बट जब है। आपका बच्चा आगे चला जाता है, देखिए हमारे यहाँ जो मंतहा सॉरी, हमारे जो ये शादी का कॉन्सेप्ट है ना, हायरार्की है, ठीक है, पहले आप अच्छी डिग्री ले लो, फिर आप शादी कर लो, फिर आप बच्चे पैदा कर लो। अब जैसे हम बात करते हैं कि आपने शादी कर ली, हमारे यहाँ बहुत सारी खवातीन शादी को, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बंदों को भी मिसप्लेस, तुम्हें शादी नहीं हुई, अभी तक शादी क्यों नहीं की, लेकिन उसको इतनी तकलीफ नहीं दी जाती थी, लड़कियों को भी आती है सामने। और हमारे यहाँ बहुत सारी खवातीन शादी को आजकल ऑप्ट नहीं करती, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने मेल्स का ब्रॉटअप देखें तो वो जो हम कहते हैं ना कि कवाम वाली जो एक आपकी जहनियत होती है, जी, वो नहीं, यू आर द फैसिलिटेटर ऑफ अ वुमेन, और आप औरत को एक प्रोटेक्शन दोगे, उसको सेफ्टी दोगे। जब औरत वो वाली चीज़ नहीं देखती तो वो कहती है कि यार आई डू नॉट हैव टू गेट इनटू दिस, ठीक है। और इवन इफ यू गेट इनटू दिस, अल्लाह ना करे अगर आपके साथ कुछ गलत भी होता है, तो योर एजुकेशन और एंड योर डिग्री आर नॉट द ओनली थिंग जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि हम एक इंसान है, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात तो बनाया है, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें सोशल एनिमल भी बनाया है। तो हमें अपने पीछे एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। अलॉट ऑफ टाइम्स औरतों के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, पेरेंट्स नहीं होते उनके पीछे उनके सिबलिंग्स नहीं होते, तो वट एवर दे आर गोइंग थ्रू दे हैव टू इंड्योर। तो फिर हम कहते हैं क्या तुम्हारी इतनी बड़ी डिग्री लेने का क्या फ़ायदा, तुम्हारा इंडिपेंडेंट होने का क्या फ़ायदा। तो व्हेन यू सिट विद दैट वुमेन, तो आपको अंदाज़ा होता है कि एट टाइम्स डिग्री और पैसा भी आपको नहीं बचा पाता टिल द टाइम यू डोंट हैव अ सपोर्ट सिस्टम बिहाइंड यू। और आपने जैसे बात की, आप जो ख़वाम की आपने बात की, तो आजकल के लड़के जो रिश्ते के लिए वो कहते हैं लड़की अपना कमाती हो ताकि मुझे उसकी जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, एंड एट द सेम टाइम वो जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहता उसकी, लेकिन वो उसे एक्सपेक्ट ज़रूर करता है कि मुझे वो समझो कि जैसे मैं ही प्रोटेक्टर हूँ, मैं ही प्रोवाइडर हूँ। तो यहाँ पे मसला आ रहा है, वही बात है ना कि करना है। हाँ। और फिर आपने ये भी करना है कि आप हमारे साथ भी खड़े रहें, हमारी फाइनेंशियली इक्वल खड़ा कर देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में फिर वो मर्द ऊपर अपने आप रोल रिवर्स कर रहे हो ना, आप वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके रिटर्न में जो आपको देना है
वो आप नहीं दे पा रहे हो, एंड देन देयर इज अ क्लैश। हाँ। और फिर वहाँ पे औरत बैठ के सोचती है कि आई डिडंट गॉट मैरिड फॉर दिस, लेकिन मैं निकल भी नहीं सकती बिकॉज आई डू नॉट हैव एनीवन बिहाइंड मी। क्योंकि हाँ एग्जैक्टली कि देन यू डोंट हैव एनीवन टू फॉल तो आप बैक अपने ऑन। तो भाई अपने बच्चों को खुद मुख्तार बनाएं। और मेरी दुआ है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आपके जो नफ्सियाती मसले मसाइल, अल्लाह पाक उनको हल करे, आपकी रूह को तस्कीन और आपके दिल को खुश कर दे। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको कभी औलाद का गम ना दिखाए। ज़िंदगी की तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।